जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप आप लोगों ने वो एक्सरसाइज एज अ होमवर्क कंप्लीट की होगी। मैं अभी आप लोगों को उसके आंसर्स आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फाइनल आंसर्स। अब इसको एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी अगर किसी को इसके डिटेल आंसर्स चाहिए 1 बाय 1 तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका एक डिटेल वर्जन डाल दूँगा। अदरवाइज़ आप ये आंसर्स नोट करके अपने अपने आंसर्स के साथ इसको वेरीफाई कर लीजिए। जहाँ पर भी आपका कोई गलत आया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। ये आंसर देखने के बाद इसी वीडियो में मैं अगले टॉपिक के ऊपर जाऊँगा। तो सबसे पहले आप अपना आंसर्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको वेरीफाई कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये 2.2 के आंसर्स हैं। जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो इसके विजुअलिटी पे, आप वहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो 2.1 के भी आंसर्स आपको इसमें दिख रहे हैं, 2.2 के भी आंसर्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे वीडियो देखने में कोई डिफ़िकल्टी जा रही हो क्वालिटी वाइज, तो आप YouTube के अंदर में जो ऊपर में 3 डॉट वाला एक बटन है, आप उस पर क्लिक करके और वीडियो क्वालिटी को सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो 144p पे बाय डिफ़ॉल्ट प्ले होता है, आप उसको मैक्सिमम 240p तक के प्ले कर सकते हो अभी के सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि अभी YouTube ने ही अपनी स्ट्रीमिंग क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर दिया है, तो आप वहाँ से वीडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अभी डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है आपको थोड़ी देर में वैसे समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा है। आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर में 2-3 वीडियोज़ में आपको याद होगा, मैंने बोला था कि आप 9th स्टैंडर्ड का फैक्टर थ्योरम तक का पार्ट और उसके बाद डिवीजन ऑफ दी पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन वाला पार्ट एक बार फिर से स्टडी करके रखिए। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आप पहले उसको पढ़िए, तो ये आपको ये वाला टॉपिक अभी आसानी से समझ में आएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए काफ़ी इजी जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वैसे तो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर पूरा ना पढ़ते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि हमने लास्ट ईयर में किस तरह से किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 से ज़्यादा है, मतलब क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपके पास में एक सामने एक पॉलिनोमियल रख रहा हूँ, वो है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है और हमको बोला गया है कि आप इसके ज़ीरोज़ पता करके बताओ। अभी आपको इसके 1-2 वीडियो पहले, आपको शायद 1-2 वीडियो पहले या एक वीडियो पहले मैंने बोला था कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में फ़िलहाल डायरेक्ट ज़ीरोज़ लेके ही रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ में। ज़ीरोज़ निकालते कैसे ये आपको आगे बताया जाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिक और इससे बड़े पॉलिनोमियल के अंदर में ज़ीरोज़ कैसे पता करते हैं। तो आपको करना ये है कि सबसे पहली बार आपको तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, या जिसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हो, वो लगाना है, जिसके अंदर आपको x के जगह पे अलग अलग नंबर्स रख के देखने हैं, जिससे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। जहाँ पे ज़ीरो रहेगा वो आपका फर्स्ट ज़ीरो माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी होता है जो कि हर बार अप्लीकेबल होगा ज़रूरी नहीं है, बट ट्रिक ये होता है कि कांस्टेंट नंबर को लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए रफ में। जैसे मैं साइड में आपको करके बता रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 3 है, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो जो भी आंसर आएगा चाहे वो फ्रैक्शनल हो या इंटीग्रल नंबर हो, इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, जैसे 3 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं +-1। +-1 मतलब +1 के भी टेबल में 3 आता है, -1 का अगर आप टेबल बनाते हो तो उसमें भी 3 आएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 विल गिव यू +3, ठीक है। फिर उसी तरह +-3 इसके भी टेबल में 3 आता है। अब आप यहाँ पे इनमें से कोई एक नंबर या उसके बाद सब्सिक्वेंट नंबर्स रख के देखिए, जब तक के
इसका आंसर 0 नहीं आ जाता। जैसे सबसे पहले मैं पॉजिटिव 1 यहाँ पर रख कर देखूँगा। अब यहाँ पे 0 तो आता नहीं है, तो 0 से हम रखेंगे। 0 वैसे कभी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो वो 1-2 नंबर्स के बाद आप ट्राई करके देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे +1 रख के देखूँगा। तो आप बोलोगे P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब आएगा 1, माइनस 3 1 ज़र 3, फिर आएगा -1 प्लस 3। अब आप देखिए 1 माइनस 1 0, -3 प्लस 3 0, तो ये P ऑफ 1 आ जाता है आपका 0। P ऑफ 1 आ जाता है आपका 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने x के जगह 1 डाला तो 0 आया, यानी P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सिंस P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? -1। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे आप एरो देके क्या लिखोगे? बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर आ रहा है, तो जब आप x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपको एक और पॉलिनोमियल एज अ फैक्टर मिलेगा जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो लगे अब यहाँ पे हमारे पास में पहला फैक्टर अवेलेबल है जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाला। अगर +1 से काम नहीं होता तो -1 रखते, नहीं होता तो +3 रखते, नहीं होता तो -3 रखते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि जिससे डिवाइड करना है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, वो रहेगा x माइनस 1, और जो यहाँ पर लिखेंगे उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड। डिविडेंड आएगा आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब ये लिखते वक्त हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी मिसिंग पावर ना हो। जैसे हम देख रहे हैं 3 के बाद छोटा पावर 2, फिर 1 और फिर उसके बाद 0। यहाँ पे कोई भी मिसिंग पावर है नहीं। इनकेस अगर मिसिंग पावर है तो हमको वहाँ पे 0 कोएफिशिएंट लेके वहाँ पे एक डालना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको लॉन्ग डिवीजन में लेके जाएंगे। ये भी प्रोसेस आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, जिसके बारे में मैं अभी स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म से रफ में यानी साइड में डिवाइड करना है इस तरह से, x³ डिवाइडेड बाय x। इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म से आपको यहाँ पर रफ में डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त आप सब जानते हो कि जब बेसिस सेम होते हैं और डिवीजन का ऑपरेशन होता है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब जब मैं x³ को x से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा x रेज़ टू दी पावर 2, यानी 3 में से ये 1 गया, आंसर आता है x रेज़ टू दी पावर 2। तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा x²। अब ये x² से मैं इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, इस x² से इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा और उसका आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, जैसे x² मल्टीप्लाइड बाय x, तो आंसर आएगा x रेज़ टू दी पावर 3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का एडिशन होगा तो 2 + 1 होगा 3, डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर आएगा 3 - 1 2। ओके, तो यहाँ पे आ गया x³। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय x² तो आएगा -x², 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया -x²। अब इस बात का ध्यान रहे कि सेम डिग्री या पावर जो है x का ये बराबर 1 के नीचे 1 आना चाहिए ताकि हमको कैलकुलेट करते वक्त दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो 2 वाले पावर के नीचे 2 वाले पावर वाली टर्म आई है, मतलब सेकेंड डिग्री टर्म के नीचे ही आई है। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ नीचे वाले पॉलिनोमियल की साइन को चेंज करना है हर टर्म की। अब यहाँ पे x³ के बाजू में पॉजिटिव है तो आपको ये पॉजिटिव को राउंड अप करके यहाँ लिखना है नेगेटिव, तो नया साइन रहेगा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव था
नेगेटिव को राउंड अप करके आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव। अब आप सॉल्व करो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी ज़ीरो, पहला वाला हमेशा कटेगा। ये इतना डिटेल में उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी 9th का पढ़ा ही नहीं है मेरे इतने बोलने के बावजूद भी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अभी मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा ज़ीरो, जो हम लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर आप देखिए -3 और +1, तो 3 में से 1 जाता है तो आंसर तो 2 आएगा और कोएफिशिएंट उसका वेरिएबल रहेगा x²। साइन यहाँ पे बड़े नंबर की यूज़ होती है तो 3 का साइन जो है वो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा -2x²। ये हो गया पहला स्टेप। अब रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको नीचे उतार लेते हैं एज इट इज़, तो यहाँ पे आ गया -x और यहाँ पे रहेगा 3। अब यहाँ पे फिर से जैसे हमने इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड किया था, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करनी है। इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को यानी -2x² को डिवाइज़र वाले फर्स्ट टर्म से लेफ़्ट में डिवाइड करना है, अब साइड में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए डिग्री यहाँ पे 2 और यहाँ पे आया 1, तो 2 - 1 आएगा 1, तो x का पावर तो 1 आएगा। -2 डिवाइडेड बाय 1 जो रहेगा वो -2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है -2x, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब ये -2x से फिर से ये ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -2x इंटू x, तो माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ार हो जाएगा 2, x इंटू एक्स रहेगा x²। अब आप ये नोट करिएगा हर बार ये पहला टर्म सेम ही आएगा, इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं, वो हर बार सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2x इंटू 1 2x। फिर से आप देखिए सेकेंड डिग्री के नीचे सेकेंड डिग्री आ रहा है, लीनियर के नीचे लीनियर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, माइनस कन्वर्टेड टू प्लस, प्लस कन्वर्टेड टू माइनस। अभी यहाँ पे -2x² + 2x² 0, यहाँ पे जैसे कटा था यहाँ पे भी हर बार कटेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी नेगेटिव नेगेटिव का ऑपरेशन रहेगा एडिशन का, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा। 2x और 1x आएगा 3x, रिमेनिंग टर्म नीचे आएंगे बचे हुए सारे, ठीक है। अभी आप देखिए फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड किया। ये तब तक होता रहेगा जब तक इनकी डिग्री सेम या इधर की डिग्री डिवाइज़र से बड़ी नहीं आ जाती। जैसे आप यहाँ पे देखो अभी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, यहाँ पे ऊपर देखिए हर बार डिग्री बड़ी थी डिवाइज़र के कंपैरिजन में। तो जब तक डिविडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से बड़ी या उसके जितनी नहीं आ जाती तब तक आप उसको डिवाइड करोगे। जब डिविडेंड के नंबर्स की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी आएगी वहाँ पर वो रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा -3x डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ x कट गया, तो यहाँ पे आंसर आता है -3, आंसर आता है -3, जो हम यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक है। अब -3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू x इज़ -3x, फिर से ये दोनों सेम आ गए। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इंटू 3 विल बी 3। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो साइन विल गेट चेंज, माइनस विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, देन +3 - 3x विल बी 0, +3 - 3 विल बी 0। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 0 बच रहा है। अब 0 के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब x⁻0 होगा, तो यहाँ पे डिग्री आ गई 0, यहाँ पर डिग्री है 1, मतलब इसकी डिग्री इससे छोटी है। तो अब यही आपका अल्टीमेट रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आना ही था क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे करके देख लिया था कि जब आप x के जगह पे 1 रखते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। ये विदाउट डिवीजन था बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसको फैक्टर माना हमने, फैक्टर है इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। ये लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई भी हो गया। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? हमको रिमाइंडर जब पता था तो फिर क्यों किया? क्योंकि हमको ये क्वेश्चन चाहिए था। रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, हमको क्वेश्चन की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड की। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ
तो यहाँ पे आएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 27 54, रिमाइंडर आएगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविडेंड को मैं कैसा लिखता हूँ, 54 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस 0 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 27 54 प्लस 0 इज अगेन 54, तो 54 इज एज इट इज़। 54 को हम कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया उसको कहते हैं डिवाइज़र, ऊपर जो आता है उसको कहते हैं कोशेंट, और जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये जो स्टेटमेंट बना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कैसे, वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसको हम शॉर्ट में पी ऑफ एक्स कहते हैं, तो उतना बड़ा ना लिख के मैं लिखूँगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिविडेंड, ये डिविडेंड हो चुका, और ये रहेगा डिवाइज़र, ये रहेगा क्वोशेंट और रिमाइंडर। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं इसलिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे। अगर पी ऑफ एक्स देख रहे हो तो ये रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको फिलहाल स्टेटमेंट नंबर 1 बोल देते हैं। उसके बाद इनको देखते हैं डिवाइज़र और क्वोशेंट को, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट, प्लस मैं रिमाइंडर लिखूँगा यहाँ पर 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये 1 से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को, फिर सेकेंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को, ये आपको आता है आई नो। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही डायरेक्ट वे में सॉल्व करता हूँ। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, फिर नेगेटिव 1 से किया तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया आंसर +3, और ये 0 का कोई काम नहीं तो 0 वैसे ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब वैसा ही रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई लाइक टर्म्स नहीं है। एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 2 टर्म्स दिखाई दे रही है, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वे भी माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x और 2x सॉल्व होंगे तो साइन बड़े नंबर की आएगी। 3x में से 2x गया, 1x बचा, और ये 3 नंबर 2। अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को देखिए, ये दोनों सेम है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो therefore from 1 and 2 p of x is equals to x minus 1 multiplied by x square minus 2x minus 3 plus 0। ठीक है, ये यहाँ पे आपने लिख लिया इस तरह से कि p of x का वैल्यू ये वाला और ये वाला वैल्यू पूरा दोनों इक्वल है। ये हमको 1 और 2 से समझ में आ रहा है, तो मैंने ऐसा लिखा। p of x क्या था, डिविडेंड, x माइनस 1 क्या था, डिवाइज़र, ये ब्रैकेट जो था वो था क्वोशेंट, और 0 क्या था, रिमाइंडर। ठीक, यानी ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं पॉलिनोमियल के केस में ऐसा लिखूँ कि p ऑफ x इज़ p ऑफ x ओनली, x माइनस 1 को मैं अभी बोलूँ g ऑफ x जनरल फॉर्म में, ये डिवाइज़र हुआ, इंटू ये क्वोशेंट है इसलिए मैं लिखूँगा q ऑफ x, और ये रिमाइंडर है तो इसको मैं लिखूँगा r ऑफ x। तो आपका जो स्टेटमेंट बनता है ये एक्चुअली है तो वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में हम इसको ऐसा लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये आपको याद रखना है, p of x is equals to g of x into q of x plus r of x. g of x is just a notification for the divisor, q of x is a notification for quotient, p of x is for polynomial, and r of x is for remainder. This is how this statement is called as division algorithm statement. इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम यानी क्या होता है मैं आपको बताऊं तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि जब आप एक ही टाइप की स्टेप्स बार बार रिपीटेडली अप्लाई करते हो जब तक कि आपका आंसर कंक्लूजन में नहीं आ जाता है, तो उन पूरी जो आप लोगों ने स्टेप्स वहाँ पे की है बार बार एक ही स्टेप, उन स्टेप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एल्गोरिदम।
अब आप यहाँ डिवीजन में देखिए, आपने एक ही टाइप की स्टेप बार बार की जब तक कि आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच गए। जैसे आपने यहाँ पर रफ में डिवाइड किया, फिर वही प्रोसेस आपने यहाँ पर भी की, वही प्रोसेस आपने यहाँ पर भी की। कब तक की? जब तक कि आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ गए कि हाँ यही रिमाइंडर है। तो ये जो स्टेप्स का ग्रुप है जिसको आपने रिपीटेडली परफॉर्म किया एक ही टाइप के स्टेप को, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। तो उसी पे से ये बना आपका स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से थोड़े से भटक गए थे, इसलिए मैं वापस आपको क्वेश्चन के ऊपर ला दूँ कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिवीजन एल्गोरिदम तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा सकता था, बट इसी क्वेश्चन से वो रिलेवेंट भी था, इसलिए मैं आपको पहले डिवीजन एल्गोरिदम के पास लेके गया। अब वापस हम आते हैं हमारे ज़ीरोज़ की तरफ। तो अब ज़ीरोज़ की तरफ हमको पहला ज़ीरो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही मिल गया था, दैट इज़ 1। उसी 1 को हमने -1 लिख के x के बाजू में एक फैक्टर बनाया x-1। उस फैक्टर से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला। उस वक्त मुझे मिला था क्वोशंट इज इक्वल टू दिस x² - 2x - 3। फिर मैंने आपको वहाँ से हटा के डिवीजन एल्गोरिदम समझाया। अब आपको डिवीजन एल्गोरिदम समझ गया है तो मैं डिवीजन एल्गोरिदम का ही यूज़ करके अभी फैक्टर्स निकलवा के दूंगा आगे के, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट आपके लिए अभी मिटाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि है P ऑफ x इज इक्वल्स टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। P ऑफ x हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो यही रहेगा, ठीक है। G ऑफ x हम लिखेंगे x-1 जो कि पहला फैक्टर हुआ उसका। Q ऑफ x रहेगा आपका x² - 2x - 3। R ऑफ x रहेगा 0 जो मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं। आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं 54 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो क्वेश्चन आता है 27। तो आप 54 को ऐसे ही लिख सकते हो 2 × 27 + 0। तो मैंने यहाँ पे उसको वैसे ही लिखा है जो कि डिवीजन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर x-1 एज इट इज़। अब जैसे यहाँ पे हमने 54 = 2 × 27 किया, इस पे से हम ये बोल सकते हैं कि 2 and 27 आर दी फैक्टर्स ऑफ 54। अब अगर मैं 2 को वैसे ही रखूँ, 27 के और फैक्टर्स निकालूँ जैसे 3 × 9, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 and 9 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 54? यस। अब यहाँ पे आप देखते हो 9 के और फैक्टर्स निकलते हैं, तो मैं और इसको फैक्टराइज करता हूँ। तो अगेन आई वुड से कि 3, 3, 3 and 2 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 54 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दोज फैक्टर्स यू विल अगेन गेट 54। ऐसा ही सिचुएशन हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं कि जैसे ये 2 × 27 था वैसे ही ये 2 फैक्टर्स हैं। अब जैसे 27 और आगे फैक्टराइजेबल था वैसे ही हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स कंप्लीट कब माना जाता है? जब अल्टीमेटली सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, नंबर्स सारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। 27 and 9 weren't the prime numbers, therefore they were again factorizable, so we did it। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कब कंप्लीट माना जाता है? जब सारे फैक्टर्स की डिग्री 1 आ जाती है। इसकी डिग्री 1 है तो ये एक फैक्टर तो हुआ, लेकिन इसकी डिग्री 2 है तो ये आगे और फैक्टराइजेबल है, तो इसको और फैक्टराइज हम लोग करेंगे। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, ये -3 रहेगा जिसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं, बीच का टर्म -2 है, ठीक है। अब -3 के फैक्टर्स आते हैं 3 और 1, ठीक है। साइन को हमको करना है तो इसकी साइन हमको इन दोनों में से बड़े नंबर को अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। -3 × 1 -3 + 1 करो तो -2 आता है, मतलब 1 को पॉजिटिव साइन ही एप्लीकेबल लग रही है। चलो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे x² - 3x + 1x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो आएगा x - 1, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आएगा x,
तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो निकलेगा 1। अब आप देखो कांस्टेंट नंबर की साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव बाहर निकाला और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 फिर से कॉमन आया तो मैंने बाहर ले लिया, तो बचता है x प्लस 1। इस तरह से अभी आप देखिए पहला फैक्टर तो x माइनस 1 कंटिन्यू चल ही रहा था। अभी यहाँ पे जो बचे हुए दो फैक्टर्स थे, पहला फैक्टर यहाँ पे जब आ रहा था तो डिग्री 2 आ रहा था, तो हमने समझा कि और फैक्टराइजेबल है। अब हमने इसको और फैक्टराइज किया तो यहाँ पे हमको उसके दो और छोटे फैक्टर्स मिले जो कि लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, अब इस तरह से मुझे यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर्स मिले हैं। आगे और फैक्टराइज होने की गुंजाइश है नहीं, उसके कारण 2 है। पहला कि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर हैं, डिग्री 1 है। दूसरा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके एट द मोस्ट 3 ज़ीरोज़ ही आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स ही निकाल पाया। ओके, तो अब आपको यहाँ से समझ में आया कि इसके फैक्टर्स हो गए 3। अब हमको पता करना है इसके ज़ीरोज़, जो कि बहुत ईजी है अभी यहाँ से फाइंड करना। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स से ज़ीरो अगर निकालने हैं तो उन फैक्टर्स को हमको रफ में इक्वल करना पड़ता है 0 से। तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1, जो कि पहले ही हमको पता था। अब इसको रफ में 0 से इक्वलाइज़ किया तो आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे रफ में इक्वलाइज़ किया तो x इज इक्वल्स टू आता है -1। तो यहाँ पे हमको देखिए 3 ज़ीरोज़ मिल चुके। पहला ज़ीरो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाला था, बचे हुए 2 ज़ीरोज़ हमने इस पर से लिए, जिसके लिए हमको इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से 9th स्टैंडर्ड का भी पार्ट रिकॉल हुआ है, रिफ़्रेश हुआ है, प्लस आपको डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ डिवीज़न एल्गोरिदम का हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर्स एंड रिमेनिंग ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी हमने देखा। अब ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आप लोगों को आगे आएंगे। अभी के लिए आपको होमवर्क के अंदर मैं यही प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ फिर से इसी प्रोसेस से बिना देखकर इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय फॉर नाउ।